हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको गबन कहानी का अगला भाग सुनाने जा रही हूँ। अभी तक आपने शायद गबन कहानी के बाकी के भाग सुन लिए होंगे जो मैंने आपको सुनाए थे। अगर नहीं सुने हैं तो उन्हें भी सुनिएगा और आगे की कहानी भी जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश बोला, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाऊँ। रमानाथ बोला, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौट कर घर भोजन करूँगा। रमेश बोला, कहता तो हूँ अभी आध घंटे तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के दफ्तर चला। रमेश ने रास्ते में मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ बोला, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश बोला, मुझे गालियां दिलाओगे? और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे? रमानाथ बोला, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा? रमेश बोला, और क्या तुम समझते हो, घर बैठी जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों बीसियाँ सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ बोला, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदीद कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट पाट तो न बताएंगे? रमेश बोला, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ बोला, तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे न बर्दाश्त होगा। रमेश बोला, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि ना जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी। ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ बोला, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए हैं। रमेश बोला, हाँ, पूरे 25 हो गए, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपये पर नौकर हुआ था। रमानाथ बोला, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज़्यादा ना रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस बुजुर्ग जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आँख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियाँ देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही ना हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। पानी आया ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी, उससे रुका न गया। हाथे के बाहर भी न निकलने पाया था कि जोर से वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद। इस दौगड़ी की क्या परवाह कर सकता है? वेतन तो केवल 30 ही रुपए थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन में हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने पर वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाएं तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी ना उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, यह भीख कहाँ गए? रात कहाँ गायब थे? रमानाथ बोला, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ था, इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनसिपालिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई है। जालपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा ने ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री की नज़रों में तुच्छ कौन बनना चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी, जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा, भला 60 सवार तो होते। रमानाथ बोला, मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है। 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे?
रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलती हैं और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूँ दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूँ। महाजनों का एक एक मिनट एक एक असरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ बोला, वह तो करूँगा ही। जालपा बोली, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ बोला, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही रुपये बतलाऊंगा। जालपा ने उत्साहित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है, भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। जालपा ने उल्लासित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर आकर देखा तो उसके नाम का एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी, यह तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे न लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत, वह नाराज न होंगी। जालपा ने नाक सिकोड़ कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई। उस वक्त दया ना आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हो, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन है, मैं क्यों बाधक बनूं। तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जालपा बोली, मैं इसे लूंगी नहीं, यह निश्चय है। रमानाथ बोला, आखिर क्यों। जालपा बोली, मेरी इच्छा। रमानाथ बोला, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रुंधे स्वर से बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हों, और इसीलिए, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी ला दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूंगी। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लाज से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया। दान भिखारिणियों को भी दिया जाता है। मैं किसी का दान ना लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों ना हो। माता के प्रति जालपा का ये द्वेष देखकर रमा और कुछ ना कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं। केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेट कर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी तो खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नजरों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा ना दूं मेरे दिल को चैन ना आएगा, मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए चिंतित भाव से नीचे चला गया। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्दी चेतेगा इसकी उन्हें आशा ना थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराए पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उद्देश्य आप अपने लिए ही रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है।
मगर इतना बेहया ना था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही रुपए क्यों मिले? रमानाथ बोला, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते, शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ बोले, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट सिलवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहिबी ठाठ बनाकर सारे दफ्तर में रोज जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछता नहीं। महाजन लोग उसका ठाठ बाट देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाठ हो। सड़क के चौकीदार को 1 पैसा काफी समझा जाता है, लेकिन उसी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत ही ना पड़ेगी कि उसे 1 पैसा दिखाए। फटे हाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेष और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किया। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बारामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इस मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज़्यादा मेरे सामने ना आवे। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्च श्रृंखलता पर दिल से हंस रहे थे। समझ गए अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया है। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना है। आज की आमदनी का हिसाब समझा देना है। किस जिस पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वह 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों ना दुख होता। चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खान साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए और मुस्कुराकर बोला, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है। लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म ना बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है, उसका बनना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है, जो बड़े बाबू पहले थे। वह 25 रुपए महीने लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सगाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम हो रहा है, लेकिन फिर इसी में मजा आएगा। खान साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं, एक एक करके अपने अपने नंबर पर आए। एक कागज पर सबके नाम और नंबर लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, ये बहुत अच्छा है। रमानाथ बोला, जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहें। यह नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो, भब्बड़ में बड़ी देरी हो जाती है। आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में।